बारिश हालांकि फिलहाल थम गई है, लेकिन कल सुबह से आज सुबह तक हुई बारिश ने दिल्ली के इंतजामों की और दावों की पोल खोलकर रख दी। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में बारिश और जल जमाव से सड़क ऐसी धंसी कि उसमें ट्रक जा गिरा। हादसे के वक्त की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की यह तस्वीर है। मई के महीने में बारिश ने 45 साल का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही है। कल पूरे दिन जिस तरह से बरसात हुई है, लेकिन उसके बाद तबाही की ये तस्वीरें वाकई डराती हैं, क्योंकि सड़क ऐसे धंसी कि उसमें एक भारी भरकम ट्रक जा गिरा। तालाब जैसे हालात, जल जमाव जगह जगह दिखाई दिया। उधर दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके के रेलवे अंडरपास के नजदीक भी पानी जमा हुआ, जिससे कई गाड़ियां वहां फंसी दिखाई दी। लेकिन नजफगढ़ की जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यकीन नहीं होता कि देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे हालात हो सकते हैं, लेकिन ये ही सच है। बारिश जब होती है तो उस दौरान कैसे दावे पानी में बह जाते हैं, उसी की तस्दीक करती हुई एक तस्वीर। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, हादसे के बाद की तस्वीर सुबह की और कल देर रात जब ये हादसा हुआ, जब ट्रक अचानक इस गड्ढे का अंदाजा नहीं लगा पाया और इसी के अंदर समा गया। और बाद की तस्वीर में भी अभी तक ट्रक को बाहर नहीं निकाला जा सकता, हालांकि किसी के हताहत होने की तो खबर नहीं है। राहत की बात यही है, लेकिन इस तरीके से अगर गड्ढे में यूं ही वाहन समाते रहे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने भयानक और भीषण हादसे हो सकते हैं। अंडरपास का नजारा देखिए। प्रहलादपुर का ये अंडरपास है, जहां पर इतना पानी भर गया कि कई वाहन रुक गए। ये 24 घंटे के बाद की बारिश की तस्वीर। दिल्ली की तहस नहस सब कुछ, सड़कों पर लबालब पानी, सड़क कम दिखाई दे रही है, पानी ज्यादा दिखाई दे रहा है। और अंडरपास में हर साल जब मानसून आते हैं तब इसी तरीके से दिखाई देता है, लेकिन इस बार मानसून से पहले ही ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली की सड़कें तेज हवाओं और भारी बारिश की कहानी कह रही है। बीती रात से सुबह तक बारिश की इतनी भारी डोज दिल्ली वालों को मिली कि शहर पानी पानी हो गया। मौसम विभाग ने पहले ही सावधान कर दिया था कि तूफान और बारिश के उफान के लिए लोग तैयार रहें। मई महीने में चिलचिलाती गर्मी की जगह सुबह 5 बजे तक करीब 119 मिलीमीटर बारिश की भारी खेप ने दिल्ली को जमा दिया। मई के महीने में तापमान एक वक्त तो 21 डिग्री सेल्सियस तक जा गिरा। बारिश और गिरते तापमान ने साझा तौर पर कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली के आसमान पर आज और कल भी बारिश के बादल मंडराते रहेंगे, लेकिन आज दिल्ली की सड़कें लबालब दिखी। दिल्ली में 24 घंटा बारिश के साथ साथ ये जल भराव देखना को कई जगह पर मिल रहा है। हम इस वक्त हैं हौज रानी एरिया में, जहां पर आप देख सकते हैं कि सड़क पर काफी हद तक पानी भरा हुआ है और इस जल भराव की वजह से कुछ गाड़ियां भी खराब हैं। लोग जो आ जा रहे हैं वो किस तरह से पानी के बीच में से जा रहे हैं। और इस तरह का जल भराव दिल्ली में कई जगहों पर देखने को पिछले 24 घंटों में मिला है, क्योंकि नालों की सफाई अभी दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू नहीं हुई है। प्रगति मैदान में हम इस वक्त मौजूद हैं। सड़कों पर लबालब पानी जो है वो इस वक्त भरा हुआ है। तमाम जो गाड़ियां हैं उनको पानी से होकर के ही जो है वो गुजरना पड़ रहा है। और ये स्थिति दिल्ली के तमाम कई इलाकों में इस वक्त जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, वो बारिश का जो सिलसिला है वो देर रात तक जारी रहा, सुबह तक जारी रहा। दिल्ली से सटे एनसीआर के इलाकों में भी मौसम का मूड बिगड़ा रहा। नोएडा से लेकर गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी बीती रात से सुबह तक बारिश के बादल गरजते रहे। समंदर में ताउते तूफान गरजता रहा तो इधर मैदानी इलाकों में बेमौसम बारिश ने ताकत दिखा दी। उत्तर भारत के कई शहरों में भी
बारिश ने गर्मी पर फिलहाल विजय पा ली। आज भी कई इलाकों में मौसम, हवाओं और बारिश के साथ माहौल सर्द रखेगा। आज तक ब्यूरो। ताउते का खतरा अब भी सर पर मंडरा ही रहा है कि इससे पहले एक और तूफान गरजने की तैयारी में है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यास नाम का यह तूफान बंगाल, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों को दहला सकता है। 23 मई से 27 मई के बीच यास की एंट्री हो सकती है। फिर समुद्री लहरें छुएंगी आसमान, फिर चक्रवाती तूफान मचाएगा तबाही। ताउते के बाद अब यास का अलर्ट। गुजरात और महाराष्ट्र में ताउते चक्रवाती तूफान की तबाही अभी थमी भी नहीं है। ये एक और तूफान की आहट ने खतरे की घंटी बजा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 से 25 मई को बंगाल की खाड़ी से टकराएगा चक्रवाती तूफान। ओमान ने इस तूफान का नाम दिया है यास। यास तूफान का सबसे ज्यादा असर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर होगा। अभी जो लेटेस्ट आया है साइक्लोनिक स्टॉर्म बन रहा है, जो केंद्रीय बंगोपसागर, ये उत्तर अंडमान सी जो है, उत्तरी भाग, अंडमान का उत्तरी भाग और केंद्रीय बंगोपसागर, ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, तो ये 22 को बनेगा। तो 22 को शुरू हो जाएगा लो प्रेशर, 23 को डिप्रेशन और 24 या 25 को साइक्लोन की स्टॉर्म बन जाएगा और इनका नाम है यास। मौसम विभाग के वैज्ञानिक 2019-20 की तरह इस साल भी मानसून से पहले कई चक्रवात आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। पिछले साल 19 मई को बंगाल की खाड़ी में अम्फान नाम का चक्रवाती तूफान आया था, जिसने बंगाल और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। इस साल मानसून से पहले ताउते ने जमकर तबाही मचाई है और अब अगला नंबर यास का है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी मध्य खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव बना हुआ है। पूर्व मध्य और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में लगातार बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से सुपर साइक्लोन आ सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, जिसके मुताबिक 25 मई की शाम ओडिशा के तटीय इलाकों में मध्यम से लेकर तेज बारिश हो सकती है। 23 मई को अंडमान सागर और इससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। 24 से 26 मई तक पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तेज हवाएं चल सकती हैं। 25 से 27 मई के दौरान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में तूफानी हवाएं चल सकती हैं। 23 मई को अंडमान सागर और उससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर समंदर की लहरों की स्थिति बहुत खराब होगी। 25 से 27 मई के दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर समंदर की लहरें प्रचंड रूप धारण करेंगी। यास तूफान की आहट के साथ ही मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि वो 23 से 25 मई तक बंगाल की खाड़ी के गहरे समुद्री इलाकों में न जाएं। साथ ही 25 से 27 मई तक ओडिशा और बंगाल की खाड़ी में न जाएं। जो मछुआरे गहरे समुद्र में हैं, उन्हें 23 मई तक लौट आने की सलाह दी गई। आज तक ब्यूरो। एक तरफ देश कोरोना के खिलाफ संघर्ष लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ सियासत का बाजार गर्म है। सियासत में सिंगापुर स्ट्रेन की एंट्री हो गई है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को बीजेपी ने चौतरफा घेर लिया है और मामला भारत और सिंगापुर के रिश्तों तक पहुंच गया है, जिस पर सिंगापुर ने भी आपत्ति जताई है। ऑक्सीजन कम हुई, सियासत शुरू हो गई, मरीज दम तोड़ने लगे, आंकड़ों की राजनीति शुरू हुई। वैक्सीन कम पड़ी, सब पल्ला झाड़ने लगे। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों और गिरती राजनीति में अब सिंगापुर वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। एक तरफ कोरोना से बेहाल हिंदुस्तान, तो दूसरी ओर सियासत का डोज, जिस पर अब सिंगापुर वेरिएंट का ठप्पा लगा है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम। अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने ऐतराज जताया और नेताओं को सही तथ्य रखने की नसीहत दे डाली। नेता तथ्यों पर रहें, सिंगापुर स्ट्रेन कुछ नहीं है।
सिंगापुर ने भारत के उच्चायुक्त को बुलाकर अपना एतराज भी जता दिया, जिसने एक बार फिर सियासत को गरमा दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर को आगे आना पड़ा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सिंगापुर और भारत की मजबूत साझेदारी है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना बयान रिश्तों को खराब कर सकते हैं। इसलिए मुझे स्पष्ट करने दीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है। फिर से अरविंद केजरीवाल जी ने उनके बेसलेस टिप्पणी की वजह से अपने आप को एम्बैरस किए हैं। आप देखे होंगे कल सिंगापुर के बहुत सारे बड़े नेता उनको बहुत कड़ी जवाब दिया कि ऐसे बेसलेस कमेंट्स करना नहीं चाहिए। लेकिन ये इनका एक पैटर्न बन गया है कि दिल्ली में काम तो नहीं करते हैं, केवल दूसरों पर आरोप लगाते हैं। इधर उड्डयन मंत्री की ओर से कहा गया कि पिछले 1 साल से सिंगापुर से फ्लाइट बंद है। ऐसे में फ्लाइट रोकने का तो सवाल ही नहीं होता। चारों तरफ घिरता देख केजरीवाल सरकार पलटवार के मूड में नजर आई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसे बच्चों को लेकर सरकार की जागरूकता से जोड़ दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार को पीएम की इमेज की चिंता है, बच्चों की नहीं। मुद्दा सिंगापुर नहीं है, मुद्दा हमारे बच्चे हैं। आप सिंगापुर को मुद्दा बनाना चाहते हैं, हम बच्चों की चिंता कर रहे हैं। आप सिंगापुर पर राजनीति करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हाथ जोड़ के हमारे बच्चों को बचाइए। अगर वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं, अगर साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहनी पड़ रही है, अगर चारों तरफ से यह बात सुनने को मिल रही है कि अगले स्ट्रेन में, अगली वेव में हमारे बच्चों को खतरा है, तो आप उसकी चिंता करिए ना, उस पर अलर्ट रहिए ना, उस पर तत्परता दिखाइए ना। सिंगापुर में बच्चों पर खतरनाक जिस स्ट्रेन के मामलों ने चिंता बढ़ाई है, वो कोरोना का B16172 वेरिएंट ही है। यही वेरिएंट भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। B16172 स्ट्रेन बच्चों पर ज्यादा असर डाल रहा है। इसकी वजह से सिंगापुर में प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। भारत के नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने सिंगापुर में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन फिलहाल अब ये सियासी रंग ले चुका है। आज तक ब्यूरो। इस वक्त ब्लैक फंगस पर दिल्ली सरकार की अहम बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर चल रही इस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आला अधिकारी शामिल हैं। दरअसल लगातार बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों ने अब दिल्ली सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। ये रिव्यू मीटिंग डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में चल रही है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार कुणाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, महाराष्ट्र में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी अगर बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं, तो अभी क्या ग्राउंड पर स्थिति है? आंकड़े क्या कह रहे हैं? कितना खतरनाक इसको माना जाए आने वाले दिनों के लिए? देखिए, सैकड़ों मामले अलग अलग अस्पतालों में आए हैं और कुछ मौत की भी सूचना है, और इसी वजह से ये इमरजेंसी बैठक ठीक हमारे पीछे मुख्यमंत्री आवास है, जहां पर इस वक्त चल रही है। और इस बैठक में सीनियर मंत्रियों के अलावा सीनियर अधिकारी भी मौजूद हैं, जो खास तौर पर एंटी फंगल दवा है एम्फोटेरिसिन बी, जिसकी कमी है दिल्ली में। हमने 2 दिन पहले रियलिटी चेक भी किया था, किसी भी दवा की दुकान में एम्फोटेरिसिन बी नहीं मिल रही है। साथ ही साथ जो अलग अलग अस्पताल हैं उनमें सरकार की तरफ से भी मुहैया नहीं कराई गई है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात है कि कल 4 सदस्यीय कमेटी दिल्ली सरकार ने बनाई थी इस दवा की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ किस तरीके से उसको अलग अलग अस्पतालों को दिया जाए उस पर रणनीति बनाने के लिए वो किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से आने वाले दिनों में ये जो बढ़ती हुई चिंता है, जिस पर आपने कहा कि महाराष्ट्र ने उसको एक तरीके से उस पर इमरजेंसी जैसे हालात में उसके इमरजेंसी जैसे हालात को घोषित कर दिया है, नोटिफाई कर दिया है, क्या दिल्ली में भी उसी तरीके का कदम उठाया जाएगा? इस पर सबकी नजर है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल मीटिंग लेते हुए, मनीष सिसोदिया हैं, सत्येंद्र जैन हैं, बाकी भी आला अधिकारी हैं। इस मीटिंग पर सबकी नजर कि आखिरकार
ब्लैक फंगस को लेकर दिल्ली सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, आने वाले समय में क्या जो एम्फोटेरिसिन बी है क्या उसकी सरकारी खरीद की जाएगी, उसकी उपलब्धता कैसी बढ़ाई जाएगी, इन तमाम विषयों पर इस वक्त चर्चा होता हूँ। नजर बनाए रखिएगा कुणाल, क्योंकि अहम बैठक, क्या दिल्ली में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा सकता है, बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा वार कोरोना की जंग लड़ रहे महाराष्ट्र पर हुआ है, जहां 2000 से ज्यादा कोरोना के मामले हैं। आज पीएम की बैठक में उद्धव ठाकरे कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस को लेकर दवाइयों की मदद की बात कर सकते हैं। ब्लैक फंगस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। इसका संक्रमण इतनी तेजी से फैलता है कि अगर वक्त पर इलाज न मिले तो मरीजों की आंख, जबड़ों पर बहुत असर पड़ सकता है। कोरोना की जंग खत्म नहीं हुई और नई आफत आ गई है। ये नई आफत है ब्लैक फंगस का। कोरोना को मात देने वाले तमाम लोग इस बीमारी के चंगुल में फंस रहे हैं। यह खतरनाक बीमारी तेजी से पैर फैला रहा है। महाराष्ट्र में जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, वहां ब्लैक फंगस के मामले भी सबसे ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में अब तक ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। इसके बाद गुजरात का नंबर है, जहां 900 से ज्यादा मामले मिले। मध्य प्रदेश में 281 तो हरियाणा में 177 ब्लैक फंगस के केस आए। यूपी और राजस्थान में करीब 100 मामले हैं। उत्तराखंड भी इससे बच नहीं पाया है। ब्लैक फंगस केस कोरोना की तरह जानलेवा साबित हो रहा है। अकेले महाराष्ट्र में 90 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई। महाराष्ट्र ने केंद्र से फौरन दवाओं की मांग की है। बाकी राज्य भी हरकत में आ गए हैं। राजस्थान ने इसे महामारी घोषित कर दिया है, तो हरियाणा ने सभी मेडिकल कॉलेजों में 20-20 बेड के वार्ड तैयार करवा दिए। एक ब्लैक फंगस का इलाज जो है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। अस्पतालों में पहले भी हो रहा था और ये घर पे इलाज नहीं हो सकता है, तो इसके लिए लोग कह रहे हैं कि बाजार में मिलना, बाजार की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल्स को बिल्कुल दवाई की कोशिश की जाएगी कि हॉस्पिटल को डायरेक्ट मिल जाएगा। 20-20 बेड के वार्ड तैयार कर दिए गए हैं और सभी अस्पतालों को कहा गया है, सिविल अस्पतालों को, कि अगर उनके पास कोई ब्लैक फंगस का केस आए तो ये बेहतर है कि उसको वो मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दें, क्योंकि वहाँ पर सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ब्लैक फंगस के केसेस पूरे देश में आ रहे हैं। वैसे तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में भी अब आने लगे हैं। इसको म्यूकोमाइकोसिस बोलते हैं और खतरनाक तरीके से ये व्यक्ति को जो कोविड इन्फेक्टेड होता है उसको प्रभावित कर रहे हैं। ब्लैक फंगस का मामला है, उसके संदर्भ में चिकित्सक पूरी निगरानी रख रहे हैं, नजर रख रहे हैं और हर मरीज को नजदीक से इस बात का निरीक्षण और परीक्षण हो रहा है कि किसी को कोई नया सिम्टम तो नहीं दिखाई पड़ रहा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ब्लैक फंगस से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। इस साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान शहर में ब्लैक फंगस की चपेट में 201 लोग आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली भी इस बीमारी से अछूता नहीं है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा 40 केस सामने आए हैं। मैक्स अस्पताल में 25 केस सामने आए हैं। एम्स में करीब 20 केस और मूलचंद अस्पताल में ब्लैक फंगस का 1 केस आया है। We have got 48 patients of mucormycosis admitted at Sir Gangaram Hospital and 16 patients are waiting for hospitalization. A group of eye ENT surgeons are looking after this patient and are being supported by a dedicated microbiologist. ब्लैक फंगस काफी तेजी से फैलता है। 3 दिन में इसका संक्रमण नाक से होते हुए ब्रेन तक पहुंच जाता है। इसलिए जरूरी है ये बीमारी जल्द पकड़ में आए और इसका इलाज जल्द शुरू हो। लेकिन दिक्कत तो इसके इलाज में आने वाले दवा और इंजेक्शन को लेकर भी है। एंटी फंगल इंजेक्शन दवा दुकानों से गायब है। लोग इंजेक्शन के लिए मारे फिर रहे हैं। मैं 4 दिन से यहाँ राउंड लगा रही हूँ, सुबह शाम। मैं सुबह 9 बजे आ जाती हूँ, इसकी शाम को 7 बजे अंधेरा होने पे घर जाती हूँ। उसके बाद भी मुझे एक इंजेक्शन भी अवेलेबल नहीं हुआ।
मेरे पेशेंट ने आज मुझसे ये बोल दिया कि मैं मर जाऊंगा, बोले घर ले चलो। यहाँ पर 3 दिन से इंजेक्शन के लिए मैं परेशान हो रहा हूँ। जब से गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया है तब से मुझे कोई इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो रहा। हॉस्पिटल वाले बोलते हैं हमारे पास है नहीं, गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया है। पर यहाँ के डीन बोलते हैं कि हमारे यहाँ 70 पेशेंट होंगे तो हम उनको देखें कि आपको देखें। तो मैंने कहा सर हम अपने पेशेंट को मरने दे क्या, यहाँ पर गवर्नमेंट कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। ब्लैक फंगस को लेकर एक अच्छी खबर हरियाणा से आई। फतेहाबाद में ब्लैक फंगस का पहला सफल ऑपरेशन हुआ। यह ऑपरेशन यहाँ के सरकारी अस्पताल में किया गया। पहला ऑपरेशन यहाँ हुआ है जो बहुत कामयाबी से हुआ है। हमारे पास कुछ समय पहले रघुवीर नाम का मरीज 45 साल का, जिसकी मेल पेशेंट केडान गांव का पेशेंट आया था। महाराष्ट्र के बारामती में तो ब्लैक फंगस के खिलाफ जंग में सामाजिक संगठन भी सामने आए, जहां म्यूकरमाइकोसिस जांच कैंप लगाए गए, जहां 400 लोगों की जांच हुई, जिसमें 16 लोग संक्रमित मिले। ब्लैक फंगस से बचाव भी यही है, वक्त रहते जांच और वक्त पर इलाज, वरना आंख और जबड़ा भी खोना पड़ सकता है। मुंबई से पंकज उपाध्याय, अहमदाबाद से गोपी घांघर और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा कि कैसे ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसकी दवाई उतनी ही तेजी से गायब होती जा रही है। एंटी फंगल इंजेक्शन के लिए लोग मारे फिर रहे हैं और ऐसा ही एक इंजेक्शन है एम्फोटेरिसिन, जिसके लिए लोग दवा दुकान भटक रहे हैं। ब्लैक फंगस तेजी से पैर पसार रहा है। बड़ी संख्या में मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इसका इंजेक्शन। इंजेक्शन नहीं होने की वजह से मरीज परेशान हैं और उनके अटेंडेंट जो हैं वो हर जगह ट्राई कर रहे हैं, मगर कहीं भी ये इंजेक्शन मिल नहीं पा रहा है। ऐसे ही कुछ अटेंडेंट से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव है सर। गौरव जी, क्या परेशानी है, कहाँ आपने ट्राई किया? सर पहली बात तो मैं बताऊं, मैं अलीगढ़ से आया हूं, यूपी से, और यहाँ पर मैंने 9 तारीख को अपने फादर को एडमिट किया। 10 तारीख को उनकी सर्जरी हुई। सर के द्वारा लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन को रिकमेंड किया गया, जो लाइफ सेविंग है। उस इंजेक्शन को हमने हर स्टेट में, हर शहर में ढूंढा, इवन ब्लैक में भी, सच ये है ब्लैक में भी खरीदने की कोशिश की गई। एक सिंगल इंजेक्शन की डोज हमें प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। गवर्नमेंट से भी संपर्क किया गया, राजस्थान गवर्नमेंट में भी इसके लिए हम गए, यहाँ पे जो भी CMHO ऑफिस है वहाँ भी कोई इंजेक्शन हमें मिला नहीं है। उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब ही नहीं दिया गया इवन। इसकी वजह से ये हुआ कि विदिन 7 डेज दोबारा से इन्फेक्शन फैल गया और दोबारा से सर्जरी करनी पड़ी। आप कहाँ से आए हैं, आपके साथ क्या दिक्कत? सर हम अजमेर से आए हैं, हमारे भी यही प्रॉब्लम है। हमें जो इंजेक्शन चाहिए यही वाला लाइपोसोमल, ये हमें नहीं मिल पा रहा सर। हमने हर जगह ट्राई किया, CHMO ऑफिस भी जाके आए। कल भी हमें न्यूज़ मिली कि इंजेक्शन यहाँ से मिलेगा। सर मेरी बेटी करीबन रात 11 बजे तक वेट करते रहे कि इंजेक्शन अब आया, लेकिन नहीं। ब्लैक में भी हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं मिल रहा सर। फिर क्या इंजेक्शन कितनी समस्या हो गई है? सर करीबन हम अभी प्रेजेंटली 100 से ज़्यादा लोगों का इस बीमारी का इलाज कर रहे हैं। हर व्यक्ति को 4 से 6 इंजेक्शन पर डे चाहिए होते हैं, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी। बट ये इंजेक्शन का हम हर स्टेट में, हर डीलर से, हर अधिकारी से हम इसकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी तरफ से हमें सांत्वना मिल रही है कि ये जल्दी आएगा, बट ये लाइफ सेव करने के लिए इंजेक्शन मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है। करीबन हमें 800 से 900 इंजेक्शन रोज़ की रिक्वायरमेंट है इसकी, क्योंकि हमारे पास 100 लोगों का हमें 6 से 8 इंजेक्शन रोज़ देने पड़ रहे हैं। बट अभी एक भी इंजेक्शन हमें कहीं से भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, उसको अल्टरनेटिव एम्फोटेरिसिन प्लेन दे रहे हैं, काम वो भी करता है बट लाइपोसोमल जितना नहीं करता है। उसके थोड़े रिएक्शंस भी होते हैं, बट वो देना ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं दिया तो फिर फंगस रिकर होने के चांस रहते हैं। हालांकि इस बीच ये कहा जा रहा है कि अब कोरोना टेस्ट के लिए ना तो लंबी लाइन लगनी होगी और ना ही भागदौड़ करनी पड़ेगी। जल्द ही घर बैठे आप कोरोना टेस्ट करवा सकेंगे। ICMR ने होम कोरोना टेस्टिंग को मंजूरी दे दी है। ये किट जल्द ही बाजार में आने वाली है। अब घर में खुद कर पाएंगे कोरोना टेस्ट। होम टेस्टिंग किट को ICMR की मंजूरी। लक्षण वाले मरीजों के लिए होगा किट। कोरोना टेस्ट की मारामारी के बीच एक अच्छी खबर। अब घर बैठे आप खुद जान सकेंगे कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कोरोना की जांच के लिए होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है। इस किट को बाजार में आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा।
आईसीएमआर ने कोरोना टेस्ट किट को लेकर नई एडवाइजरी भी जारी की है। आईसीएमआर के मुताबिक होम टेस्टिंग सिम्टोमेटिक मरीजों के लिए है। ये उनके लिए भी है जो लैब में कंफर्म केस के सीधे संपर्क में आए हों। अब सवाल है कि कैसे होगा टेस्ट, तो जान लीजिए कि इसके लिए सबसे पहले किट लाने के बाद आपको गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। इसी ऐप के जरिए आपको टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी। मोबाइल फोन का डेटा आईसीएमआर के टेस्टिंग पोर्टल पर स्टोर हो जाएगा, लेकिन मरीज की गोपनीयता बरकरार रहेगी। इस ऐप का नाम माई लैब कोविड सेल्फ है। इस ऐप में टेस्ट किट के बारे में विस्तार से समझाया गया है। यूज डेमो बाकायदा एक डेमो भी है जिसमें टेस्ट किट और टेस्ट करने का तरीका बताया गया है। किट में पहले से भरी हुई एक ट्यूब होगी, स्टेराइजल नेजल स्वैब होगा और टेस्ट कार्ड के साथ एक बायोहैज़र्ड बैग भी मिलेगा। टेस्ट की तैयारी से पहले अपने हाथ को ठीक से धोना होगा। ठीक से हाथ पोंछ ले ताकि पानी सूख जाए। सबसे पहले पाउच फाड़कर सभी सामान अलग अलग रख लें। फिर माई लैब कोविड सेल्फ ऐप खोलकर अपनी जानकारी भरें। टेस्ट किट पर दिए कोड को स्कैन करें। फिर पाउच से ट्यूब बाहर निकालें। आखिर छोर से स्वैब भी निकाल लें। स्वैब के मुख्य सिरे को नहीं छुएं। स्वैब को नाक के अंदर बाहर घुमाकर डालकर सैंपल ले। नाक के दोनों छिद्र से सैंपल लेने के बाद स्वैब को ट्यूब में डुबोएं। इसे 10 बार घुमाएं। फिर स्वैब को ब्रेक पॉइंट से तोड़ दें और बाकी हिस्सा फेंक दें। ट्यूब के साथ नोजल कैप बंद कर दें। फिर टेस्ट किट के सैंपल वेल में एक्सट्रैक्टेड एंटीजन बफर मिश्रण की 2 बूंद मिलाएं। नतीजा जानने के लिए 10 से 15 मिनट का इंतजार कीजिए। टेस्ट किट का फोटो लें और ऐप में रिपोर्ट का इंतजार करें। पॉजिटिव आने पर क्वालिटी कंट्रोल लाइन C और T लाइन दोनों दिखेगी, जबकि नेगेटिव होने पर टेस्ट लाइन नजर नहीं आएगा। आईसीएमआर ने कोविड के टेस्ट के मामले में एक बड़ी राहत दी है। राहत ये कि आप घर बैठे भी एक टेस्ट किट से अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि जिनमें भी लक्षण पाए जाते हैं कोविड के, या फिर जो कोविड के किसी बीमार मरीज के संपर्क में आए हैं, वो घर बैठे अपना टेस्ट खुद कर सकते हैं। इससे ऐसा होगा कि आप जब बाहर जाएंगे तो किसी और को संक्रमित करने का खतरा नहीं होगा। जिनका टेस्ट पॉजिटिव होगा उनको कोरोना प्रोटोकॉल मानना होगा। उसी के मुताबिक उनका इलाज होगा। लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव होने पर RT-PCR टेस्ट कराना होगा। मिलन शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। और होम टेस्टिंग किट को डॉक्टर्स भी काफी अच्छा मान रहे हैं। सुनिए कुछ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। टेस्टिंग रैपिड एंटीजन किट जो आईसीएमआर से जिसको मंजूरी मिली है, इसके जरिए घर बैठे आसानी से कोरोना टेस्ट किया जा सकेगा। ये एक प्रेगनेंसी किट की तरह का ही टेस्ट होगा। सैंपल लेने की प्रक्रिया भी बहुत ही सरल होगी। आपको बहुत ज्यादा डीप नेजोफेरेंजियल स्वैब लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टेस्टिंग के अभाव से कई जगह छोटे शहर जहां जांच नहीं हो पा रही है, वहां भी ये काफी उपयोगी होगा।